हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में समाज के विज्ञान से आपदा प्रबंधन विषय लेकर आया हूँ। इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसे हम चर्चा करेंगे। लोग आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैंने गाइड किताब से क्वेश्चन लिया है, इसलिए आप लोग ये वीडियो देखकर इसे अपने कॉपी पर उतार कर इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही हम लोग आज का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपदा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है प्राकृतिक में घटित होने वाले वैसे प्राकृतिक या मानवकृत घटना जिसके फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं, उसे आपदा कहते हैं। जैसे आपदा का उदाहरण हो जाएगा भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी, विस्फोट, आतंकवाद, महामारी इत्यादि। आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक आपदा और दूसरा हो जाएगा मानवकृत आपदा। तो चलिए प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं उसे भी जान लेते हैं। तो प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे हो जाएगा इसमें उदाहरण भूकंप, बाढ़, सुनामी इत्यादि। अब दूसरा है मानवकृत आपदा। मानवकृत आपदा को भी जान लेते हैं। मानवकृत आपदा में लिखा हुआ है वैसी आपदा जो मानवीय कारणों से घटित होती है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना इत्यादि। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा में जो घटनाएं होती है ना, वो स्वयं उत्पन्न होती है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। और मानवकृत आपदा में इसमें मानव अपने खुद को दुर्घटना में डाल लेते हैं। जैसे आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सब मानवकृत आपदा के उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें। तो चलिए देख लेते हैं बाढ़ के क्या दुष्परिणाम है। उत्तर हो जाएगा इसका बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह विनाशकारी होता है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित है। दुष्परिणाम में पहला हो जाएगा धन जन की हानि होती है। दूसरा में हो जाएगा पालतू पशु भी मर जाते हैं। तीसरा हो जाएगा फसलें भी बर्बाद हो जाती है। चौथा हो जाएगा बड़े बड़े मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पांचवा हो जाएगा परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल आदि टूट जाते हैं। छठा है संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। सातवां है बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी फैल जाती है। तो ये रहे बाढ़ के दुष्परिणाम है, आप लोग इसे अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। इसका उत्तर हो जाएगा आपदा कोई भी उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा में न केवल सिर्फ विनाश कार्य अवरुद्ध होते हैं, यानी विनाश कार्य रुके होते हैं, बल्कि विकास के कार्यों में कई प्रकार के व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों के सहयोग से सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है। भूकंप प्रबंधन हेतु नई तकनीक आधारित भवन निर्माण किया गया है। चौथा प्रश्न है सुनामी से आप क्या समझते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद कर लेना। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्री तल की कंपन पृथ्वी की आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्री तल की जमीन कांपने लगती है, तो उसका प्रभाव समुद्री जल में लहरों को काफी ऊपर उठते हुए देखा जाता है। इसी को सुनामी कहा जाता है। सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती है और तटीय क्षेत्र के भवनों के साथ साथ सब कुछ बहा ले जाता है। यही सुनामी है। यदि आपको प्रश्न रहेगा सुनामी से आप क्या समझते हैं परीक्षा में,
तो आप यही याद करके जाइएगा और इसे लिख लीजिएगा। 5वां प्रश्न है, प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में किस प्रकार अंतर है। थोड़ा वीडियो जूम कर लेते हैं। देखिए ये बहुत छोटे अक्षर में लिखे हुए हैं, वीडियो थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्राकृतिक संकट में हो जाएगा पहला, इसकी गति धीमी होती है, और प्राकृतिक आपदा में होगा जाएगा पहला, इसकी गति तीव्र होती है। प्राकृतिक संकट में दूसरा हो जाएगा, इसका प्रभाव अस्थायी होता है। प्राकृतिक आपदा में हो जाएगा, इसका प्रभाव तात्कालिक होता है। प्राकृतिक संकट में तीसरा में हो जाएगा, इससे धन जन की व्यापक हानि की संभावना होती है, जैसे महासागरीय धाराएं, भूस्खलन। इसमें तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक आपदा में, इससे धन जन की व्यापक हानि होती है और नियंत्रण नहीं रह पाता है, जैसे पुल, वनों का कटाव, वायुमंडल का प्रदूषण आदि। चौथा हो जाएगा आपदा का प्रभाव यदि दीर्घकालिक हो तो उसे प्राकृतिक संकट कहते हैं। मानवकृत आपदा, प्राकृतिक आपदा में चौथा हो जाएगा धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यह था प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर। अब चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न लिखा हुआ है, मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। इसमें मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव कम करने के 4 उपाय लिखे गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय निम्नलिखित हैं। नीचे दिया हुआ है 4 उपाय, देखिए चलिए देखते हैं कौन सा है। पहला हो जाएगा पहला उपाय, भवनों को आयताकार होना चाहिए। दूसरा उपाय, नींव को मजबूत तथा भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। तीसरा हो जाएगा, दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। चौथा हो जाएगा, गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए। 5वां है, जहां तक हो सके TLU तथा X आकार का भवन बनाना चाहिए। राइट, 100% सही है। 7वां प्रश्न है, भूकंप से बचने के उपाय बताएं। भूकंप के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे। आसपास के गांव में अथवा अपने गांव में बुजुर्गों से पता करके आप लोग भूकंप के बारे में विस्तृत जानकारी जरूर प्राप्त करिएगा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स का प्रमुख कर्तव्य है। भूकंप से बचने के उपाय बतावें। इसका उत्तर हो जाएगा, भूकंप से बचने का प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला उपाय है, भूकंप के समय घर से बाहर खुले मैदान में भाग जाना चाहिए। दूसरा उपाय है, भूकंप के समय बिजली का तार काट देना चाहिए। तीसरा उपाय है, भूकंप के पूर्वानुमान यानी पहले का पता लगाने के लिए यंत्र का आविष्कार करना चाहिए, यानी खोज करना चाहिए। हो गया, 7वां प्रश्न था ये। अब चलिए 8वें प्रश्न की चलते हैं। 7वें प्रश्न में चौथा उपाय भी दिया हुआ है, चलो उसे भी पढ़ लेते हैं। चौथा उपाय है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। 8वां प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण, केबलों का टूट जाना। दूसरा कारण, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। तीसरा कारण, संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। चौथा कारण हो जाएगा, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होना। 9वां प्रश्न है अगला, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। पहला प्रबंधन हो जाएगा, आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। दूसरा हो जाएगा, घायलों को तत्कालिक प्राथमिक उपचार देकर उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। तीसरा हो जाएगा, आग के फैलाव को रोकना चाहिए। चौथा हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। 5वां हो जाएगा, यदि आग का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो तुरंत बिजली का तार काट देना चाहिए। सही बात है। चलिए अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 10वां देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, भूस्खलन क्या है, इसके कितने रूप होते हैं। इसका उत्तर है, भूस्खलन का अर्थ बता रहा है। भूस्खलन का अर्थ होता है जमीन का धंसना, उसमें दरारें पड़ना, उसमें गड्ढे हो जाना होता है। भूस्खलन प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ करता है। भूस्खलन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया कंकड़ पत्थरों का खिसकना। दूसरा हो जाएगा वर्षा जल के साथ मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर का ऊपर से नीचे की तरफ आना। तीसरा हो जाएगा पत्थर तथा उसके छोटे टुकड़ों का गिरना। हो गया वो कंप्लीट। ये चौथा वीडियो है। चौथा है चट्टानों का गिरना, उस जिसके फलस्वरूप व्यापक जानमाल की क्षति होती है।
11 प्रश्न है, बाढ़ से बचने के उपाय बताएं। इसमें बाढ़ से बचने का उपाय कहता है बताने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बाढ़ से बचने के लिए उपाय निम्नलिखित है। पहला उपाय है नदियों को आसपास में जोड़ना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। दूसरा है तटबंधों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा है नदियों के आसपास मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। चौथा है वर्षा जल संग्रह करना चाहिए। पांचवा है तटबंधों का निर्माण करते रहना चाहिए। अब हमारे वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें और अच्छे परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।